हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट नंबर 12। अभी तक हम लोग 11 पार्ट देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, पार्ट नंबर 11 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था जो एम लक्ष्मीकांत 6th एडिशन है, इसका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संविधान का निर्माण। हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, तो थोड़ा सा हम लोगों ने वहां पर कवर कर लिया था। आज हम लोग इसको कंप्लीट कवर कर लेंगे। ओके, तो इस चैप्टर आज हमारा ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 एक खत्म हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारी सीरीज चल रही है, पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं जो एम लक्ष्मीकांत है उसका 6th एडिशन है। इस बुक को पूरा का पूरा कवर करेंगे, जिसे आप लोग जानते होंगे भारत का संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर आप लोग इसको पॉलिटी के नाम से जानते होंगे, जिसको हिंदी में राज व्यवस्था बोलते हैं। अगर आप लोग प्रीवियस पार्ट देखना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब पर जाकर के सर्च कर सकते हैं पॉलिटी बाई आरजी सर। जैसे आप लोग पॉलिटी बाई आरजी सर सर्च करेंगे तो आपको हमारी सारी सीरीज जो पॉलिटी से रिलेटेड है वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग यूट्यूब पर क्लब आईएएस एस्पिरेंट सर्च करेंगे, हमारे चैनल का नाम सर्च करेंगे, तो आपको सारी सीरीज मिल जाएंगी। जैसे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सभी की सीरीज मिल जाएंगी। तो आप लोग वो सीरीज देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और हमारा चैनल अभी नया है तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। देखिए, मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ाता हूँ तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती है। ओके, तो सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाते हैं। जब मैं आपको पार्ट नंबर 11 आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताने के लिए कहा था। जैसे हमारा जो देश है वो 15 अगस्त को ही क्यों आजाद हुआ। ओके, ये मैंने आपको नहीं बताया था। लेकिन मैंने आपको ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे क्लियर हो गए थे लास्ट वाली। तो आज जो 2 पॉइंट रह गए ये आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे हमारा देश है वो 15 अगस्त को ही क्यों आजाद हुआ, तो माउंटबेटन को ऐसा कौन सा सपना आ गया था कि उन्होंने इसी डेट को चुना। ओके, और जो पाकिस्तान है, ये आपको समझ में आ गया कि पाकिस्तान है वो 15 अगस्त को ही आजाद हुआ, लेकिन वो 14 अगस्त को एक दिन पहले अपना स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं। तो जिन्ना के पीछे इसका क्या कारण था, आप लोग समझ गए ना। ओके, इसी तरह मैंने राज्यसभा से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, ये भी आपको समझा दी थी। लेकिन ये दो नंबर 1 और नंबर 3 है, ये आज आपको समझ में आ जाएंगे। इस वीडियो के अंत तक आप लोगों को इनके आंसर बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। ओके, तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे संविधान सभा की कार्य प्रणाली। ओके, की कार्य प्रणाली भी है कैसे चली। आप लोग देखेंगे कि संविधान सभा का गठन करना था, जिससे एक संविधान का निर्माण करना था। तो संविधान सभा कैसी थी, एक न्यू बॉडी थी ना। अब देखिए, न्यू बॉडी थी तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति तो था नहीं। तो स्टार्टिंग में एक न्यू बॉडी, एक नई संस्था थी, एक संप्रभु निकाय था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था। तो सबसे पहले भाई एक चैलेंज आया, एक समस्या आई कि कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए ना जो यहाँ का अध्यक्ष होगा उसको शपथ दिला सके। जैसे वो शपथ लेते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ, और जो अन्य सदस्य हैं उनको सदस्यता दिला सके। तो ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए ना। तो इसीलिए आवश्यकता पड़ी सबसे पहले एक अस्थायी अध्यक्ष की। तो आप लोग समझ गए, अस्थायी अध्यक्ष मतलब टेम्परेरी रूप से एक अध्यक्ष की हमको आवश्यकता पड़ी, जो ऐसे काम कर सके, जैसे अध्यक्ष को शपथ दिला सके, यहाँ के सदस्य हैं उनको सदस्यता दिला सके। तो ऐसे एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी। तो वो व्यक्ति कौन थे, सचिनंदा सिन्हा थे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि यही व्यक्ति को क्यों चुना गया। ओके, तो फ्रांस में एक परंपरा थी, जो सबसे ज्यादा, जैसे सबसे ज्यादा पुराना व्यक्ति होता था तो उसको एक तरह से अध्यक्ष बना दिया जाता था। तो वहां से हमने ये परंपरा ले ली। और जो सचिनंदा सिन्हा थे, ये सबसे ज्यादा सीनियर थे। सीनियर होने के नाते इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया कि भैया ये थोड़ी काम है आप कर दीजिए, फिर आप हट जाइए, फिर जो हमारी कार्य प्रणाली वो चलने लगेगी, फिर आप आकर के आराम से एक सदस्य नॉर्मली बन जाइए। ओके, तो आप समझ गए ना। सचिन इंदा सिन्हा है, इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष क्यों चुना गया, तो क्योंकि ये सबसे ज्यादा सीनियर थे इसीलिए इनको चुना गया। कहाँ से परंपरा ली, फ्रांस से परंपरा ली। तो ये देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, ये आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो इसी तरह मैं स्टोरी के फॉर्म में पढ़ाऊंगा तो सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब इसका देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए। तो इसको नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों ने नोट्स बना लिए तो उसको हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको टास्क दे दिया था तो आप लोगों ने कवर कर लिया होगा। ओके, तो आप लोग इस तरह से बनाइए तो क्या होगा ना, ये फैक्ट है। इस वाले जो आज का लेक्चर है ना, इसमें आपको मैक्सिमम फैक्ट ही मिलने वाले हैं। तो आपको रटना नहीं है, बल्कि क्या करना है, इनको लिख करके आपको अपने सामने चिपका लेना है, जहां पर आप लोग सोते हैं या फिर ज्यादा टाइम बिताते हैं। तो इसको बार बार देखते रहेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, और ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग आईएएस का पेपर देते हैं ना, तो आपको इस तरह की जो चीजें हैं ना वो आपको याद रखनी है। लेकिन डेट वाइज होता है, ये सने होती है ना, ये आपको याद नहीं रखनी, मतलब एग्जैक्ट एकदम नहीं है। लेकिन अगर आप लोग पीसीएस
या फिर लोअर या फिर इससे नीचे के जैसे समीक्षा अधिकारी आरओ का पेपर हो गया, ये पेपर देना चाहते हैं ना, तो इसमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग एसएससी के पेपर अगर देते हैं साथ में, तो भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको डेट क्या, हमको दिन भी याद रखना पड़ेगा। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सचिन इंद्र सिन्हा थे, फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है अस्थायी कौन। लेकिन पूछा जाए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, तो जो संविधान सभा थी इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन उपाध्यक्ष पूछा जाए तो उपाध्यक्ष दो थे, एक उपाध्यक्ष नहीं थे। अगर आपने एक का नाम ध्यान रखा है और आपको नहीं पता दो थे, तो दूसरा का नाम दे दिया, तो आप लोग उसको कट कर देंगे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके, लेकिन आपको ध्यान रखना है एच सी मुखर्जी और बीटी कृष्ण आचार्य थे, ये दो थे जो उपाध्यक्ष थे। तो नंबर 1 और नंबर 2 दो उपाध्यक्ष थे, जो हमारी संविधान सभा थी उसके दो उपाध्यक्ष थे। आपको ध्यान रखना है, एकदम यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये तीनों है ना, ये यहाँ पर आईएएस में पूछे जाते हैं, लेकिन मल्टी चॉइस के रूप में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ओके, इसी तरह आप देखेंगे जो हमारी संविधान सभा थी, इसको संविधान का निर्माण करना था, तो बहुत सारी बैठक होती थी, बहुत सारे शस्त्र होते थे। तो कितने शस्त्र हुए थे, तो 11 शस्त्र हुए थे। ओके, तो यहाँ पर ये डेट यहाँ पर नहीं गलत है। ओके, 24 जनवरी ये नीचे का है, ऊपर पहुंच गया थोड़ा सा। तो 11 शस्त्र हुए थे, इसमें पहला शस्त्र कब हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है, 9 दिसंबर 1946 को पहला शस्त्र हुआ था हमारे संविधान सभा का। इसी तरह आखिरी कब हुआ, 11वें नंबर वाला कब हुआ, तो 11वें नंबर वाला नवंबर 1949 में आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसी तरह आप देखेंगे कि जब ये सारे शस्त्र हो गए थे, उसके बाद एक बार पुनः संविधान सभा बैठी थी। कब बैठी थी, तो ये 24 जनवरी, आपको ध्यान रखना है कब बैठी थी, 24 जनवरी 1950 को, सॉरी 49 नहीं, 1950 को पुनः संविधान सभा की एक बैठक हुई। तब ये बैठक क्यों हुई, क्योंकि इस समय आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो संविधान सभा थी वो अंतरिम संसद के रूप में यहाँ पर कार्य करने लगी, इसलिए यहाँ पर आई थी एक बार। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा संविधान है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हमारे संविधान को कंप्लीट होने में लगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसी डेट से 1951-52 में मैंने आपको बताया था, जब आपको मैं टाइमलाइन पढ़ा रहा था ना, तो आपको बहुत अच्छे से वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इस बीच में लोकसभा के आम चुनाव होने थे, ये चुनाव होंगे तो चुनाव में थोड़ा समय लगता है ना, हमारा भारत बहुत बड़ा है, तो इस बीच में कौन शासन करेगा, तो यही जो संविधान सभा थी ना, इसी को संसद बना दिया गया, इसीलिए इसको अंतरिम संसद भी बोलते हैं। ओके, इसीलिए इसकी पुनः बैठक हुई थी। तो आप लोग समझ गए इसकी पुनः क्यों बैठक हुई थी। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखने हैं। जैसे 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो अपनाया गया, लेकिन पूर्णतः लागू नहीं हुआ। देखिए 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हो गया था, लेकिन पूर्णतः लागू नहीं हुआ था। यहाँ पर कुछ प्रावधान थे लागू हुए थे, जैसे नागरिकता से संबंधित, कुछ संसद से संबंधित जिनकी आवश्यकता थी। ओके, तो वो लागू हो गए थे, लेकिन पूर्णतः कब लागू हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ था, यहाँ पर कुछ प्रावधान सिर्फ लागू हुए थे। ओके, इसी तरह जो तिरंगा था, हमारा तिरंगा कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को हमारा तिरंगा था, इसको अपनाया गया था। इसी तरह आप देख सकते हैं जो हमारा राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगीत और जो राष्ट्रपति थे वो कब आए थे, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं 24 जनवरी 1950 को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है, आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारे देश का जो राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगीत, तिरंगा कब अपनाया गया, तो आप लोग याद रख सकते हैं, भले ही पेपर में ना आए फिर भी आपको याद रखना चाहिए। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या दिया रखा है इसमें। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो संविधान है वो कैसे अस्तित्व में आया। देखिए इसमें आप देखेंगे कि 4 नवंबर 1948 को, 4 नवंबर 1948 को जो अंबेडकर जी थे, ओके, जो अंबेडकर जी थे, उन्होंने अंतिम प्रारूप पेश किया। क्या पेश किया, अंतिम प्रारूप। अभी मैं आपको बताऊंगा, जो भीमराव अंबेडकर जी थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ओके, इन्होंने एक प्रारूप पेश किया। ओके, प्रारूप क्या होता है, मतलब फ्रेमवर्क होता है, संविधान था उसका निर्माण करना था। तो निर्माण करने से पहले पहले उसको किस तरह से डिजाइन किया जाए, यानी कि पहले कौन सी चीजें रखनी है, फिर उसके बाद कौन सी रखनी है, उसको किस तरह से व्यवस्थित करना है, तो इनका काम यही था, व्यवस्थित करने का। ओके, तो यही प्रारूप था, इन्होंने पेश किया था। और फर्स्ट टाइम हमारा जो संविधान था वो जो संविधान सभा में पढ़ा गया, तो कब पढ़ा गया, 4 नवंबर 1948 को प्रथम बार हमारा संविधान संविधान सभा में
पढ़ा गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ओके, देखिए इसको पढ़ा गया और 5 दिन दिए गए थे आम चर्चा के लिए। इस चर्चा के लिए भैया क्यों दिन दिए गए, जैसे कुछ चाह रहे थे, मतलब अगर आपको इसमें संशोधन करना है, कुछ परिवर्तित करना है, कुछ हटवाना है, तो इसीलिए चर्चा के लिए दिन दिए गए थे, जिससे दूसरा प्रारूप इसमें जो संशोधन कर रहे हैं वो संशोधन करके फिर से इसमें जो भी करना है वो कर सकते हैं। देखिए अभी हमारा देश है वो आजाद हो गया, कब का समय आप देख सकते हैं 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था। तो अभी हमारा देश आजाद हो गया, तो एक बड़ा चैलेंज था कि जल्द से जल्द हमें अपना संविधान है वो लागू करना है, बनाना है, कंप्लीट होगा तभी तो लागू होगा ना। तो बहुत ज्यादा प्रेशर था यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं, देखिए 5 दिन पहले दिए गए। फिर सेकंड विचार आया, जो फ्रेमवर्क था ना उस पर सेकंड विचार कब आया, तो देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949, लगभग में 1 साल का समय था। इस बीच में बहुत लंबी चर्चा हुई थी। देखिए एक एक खंड पर एक एक खंड बार चर्चा हुई थी, मतलब एक एक पॉइंट को लिया गया था, उस पर चर्चा हुई थी कि मतलब ये सही है क्या, इसमें कोई संशोधन करना है कि इसको हटाना है या फिर आगे रखना है, पीछे रखना है, किस तरह से। तो जब इस पे चर्चा हुई थी ना, इस चर्चा के मतलब इस चर्चा के दौरान लगभग में 7,653 संशोधन आए कि भैया इतनी ज्यादा संशोधन आ गए, 7,653 संशोधन बहुत होते हैं, इतने ज्यादा प्रस्ताव आए, लेकिन सभी पर चर्चा करना पॉसिबल नहीं था। जो इम्पोर्टेंट थे उन पर चर्चा हुई थी। तो कितने जो प्रस्ताव थे उन पर चर्चा हुई थी, तो लगभग में 2473 प्रस्ताव थे जिन पर चर्चा हुई थी। मतलब आप सोच सकते हैं सिर्फ एक साल में 2473 प्रस्ताव थे, उन पर चर्चा होना बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग में 2500 जो प्रस्ताव थे उन पर चर्चा की गई थी सिर्फ एक साल में, और दोबारा से फ्रेमवर्क बनाना था, दोबारा से डिजाइन करना था, तो बहुत बड़ा चैलेंज था। इसीलिए कहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया हमारे संविधान को निर्माण करने में, इसीलिए उनको पिता के रूप में जाना जाता है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं तीसरी बार, देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पर हो गया और सेकेंड टाइम यहाँ पर विचार आया, थर्ड टाइम विचार कब आया ये भी आपको ध्यान रखना है। 14 नवंबर 1949 को ये प्रारंभ हुआ। इस समय भीमराव अंबेडकर जी थे, इन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का नाम क्या है आपको ध्यान रखना है, यही पास हुआ था, यही पास होकर के हमारा संविधान था वो अस्तित्व में आ गया था, और इसी पर हस्ताक्षर किए गए थे, मतलब सभी के सिग्नेचर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका इस प्रस्ताव का नाम क्या था, इसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन ए सेटलमेंट बाय द असेंबली बी पास्ड। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम आपको भूलना नहीं है। इस प्रस्ताव का नाम किसने पेश किया, भीमराव अंबेडकर ने पेश किया। ओके, तो एक कब पारित हुआ, 26, देखिए पेश कब किया गया, 14 नवंबर 1949 को पेश किया गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 नवंबर 1949 को ये पारित हो गया। ओके, अब ये पारित हो गया, और पारित होकर के इसमें कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए, 284 लोगों ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए। जब इसमें हस्ताक्षर किए और हमारा संविधान अस्तित्व में आया, तो इसी को मूल संविधान बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए ना मूल संविधान किसे कहते हैं। तो मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे, तो आप देख सकते हैं हमारे मूल संविधान में 395 आर्टिकल, यानी कि जिसको हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। 8 अनुसूचियां, मतलब अनुसूचियों को इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं, तो 8 शेड्यूल थे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 22 भाग, जिसको इंग्लिश में पार्ट बोलते हैं। ओके, तो 22 पार्ट थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यही हमारा मूल संविधान है। यानी कि संशोधन से पहले जो हमारा संविधान था उसको मूल संविधान के रूप में जाना जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं, उद्देशिका की बात करते हैं। ये किसने पेश किया था, तो हमारे जो नेहरू जी हैं, ओके, उन्होंने इसको पेश किया। तो 13, आप देख सकते हैं इसको पेश कब किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश किया गया। और ये पारित कब हो गया, आप देख सकते हैं, सॉरी, ये लागू कब हुआ, हमारा जो संविधान था, संविधान जब हमारा जो संविधान था वो लागू हो गया, उसके बाद इसको लागू किया गया। ओके, तो ये पारित कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो गया था। लेकिन ये लागू कब हुआ, लागू हमारे पूर्ण संविधान जब हमारा लागू हो गया उसके बाद इसको लागू किया गया। और इसको लगभग में वैसे ही अपना लिया गया जैसे नेहरू जी ने दिया था, इसमें ज्यादा संशोधन नहीं किए गए थे। इसमें बताया गया था कि हमारा संविधान है वो किस तरह का होगा, किस तरह की उसकी प्रकृति होगी, हमारा देश है वो किस तरह का होगा। ओके, तो एक तरह से डायरेक्शन इसमें दिया गया था, तो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड थी, तो ज्यादा संशोधन के बिना इसको अपना लिया गया। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव थे, जिसको आप प्रस्तावना के नाम से, प्रेम्बल के नाम से जानते हैं, वो किसने पेश किया,
तो पंडित नेहरू थे। ओके, तो पंडित नेहरू जिसको चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं, ओके, इन्होंने पेश किया था। तो कब किया था आप देख सकते हैं। और ये पास कब हुआ, तो पास कब हुआ 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया था। लेकिन ये लागू कब हुआ, जब हमारा पूर्ण संविधान लागू हो गया उसके बाद इसको लागू किया गया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। चलिए हम लोग आते हैं संविधान सभा की समितियों के ऊपर। देखिए जो समितियां एक काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं समितियों की बात करें तो 8 बड़ी समितियां थी। जो संविधान सभा थी ना, इसकी समितियां बनाई गई थी। समितियां क्यों बनाई गई थी, देखिए सभी को कार्य बांट दिया गया। ऐसे हर जो सारा कार्य था हर किसी को एक ही दे देते तो कैसे होता ना, तो सभी को जो काम थे ना बांट दिया गया। जैसे मैंने जो हमारे क्लब है इसमें मैंने बांट दिया था कि मतलब आप लोग कोई है, कोई इसका नोट्स बना ले। ओके, कोई द हिंदू की नोट्स बना ले, कोई दैनिक जागरण के नोट्स बना ले, कोई कुरुक्षेत्र के नोट्स बना ले। तो इस तरह से भी संविधान सभा में सेम ऐसा ही किया गया कि मतलब बहुत बड़ा काम था संविधान सभा का निर्माण करना। तो क्या किया गया, सभी को अपने अपने कार्य बांट दिए गए, उसकी एक छोटी छोटी समिति बना दी गई, कमेटी बना दी गई। ओके, तो आपको एक काम का है, एक सेपरेट काम है, इसी पर आपको वर्क करना है। तो 8 बड़ी समितियां ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अन्य बहुत सारी छोटी छोटी समितियां थी, इनको भी हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए संघ समिति और जो संघीय संविधान है ना, इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो नेहरू है। देखिए इधर मैंने अध्यक्ष लिखे हैं, इधर समिति का नाम है। ओके, तो अध्यक्ष कौन है, यहाँ पर आप इधर देख सकते हैं, तो सभी के अध्यक्ष के नाम है। तो संघ शक्ति है ना, उसके अध्यक्ष नेहरू जी थे। इसी तरह संघीय संविधान है, इसके अध्यक्ष भी नेहरू जी थे। ओके, जो प्रांतीय संविधान है, तो प्रांतीय संविधान समिति थी, इसके अध्यक्ष थे वो आप देख सकते हैं सरदार पटेल थे। तो आप जानते हैं कि प्रांतों का किसने एकीकरण किया था, तो सरदार पटेल को ही दे दिया कि तुम आराम से प्रांत देखो। ओके, और इन प्रांतों को ला करके इसमें मिलाना भी है, तो उन्होंने काम किया था। तो आप लोग आराम से इसको देख सकते हैं। प्रारूप समिति देखिए कोई भी नहीं भूलता है, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर जी थे। ओके, तो कोई भी इस बात को नहीं भूलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा इस जो संविधान सभा में आपको देखने को मिलेगी वो भीमराव अम्बेडकर कहीं ना कहीं आ जाते हैं। ओके, तो इसलिए आप लोग इसको तो नहीं भूलेंगे। और प्रांतीय वाला भी आप लोग नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे भारत का एकीकरण किसने किया, तो आप लोग जानते हैं बिस्मार्क के रूप में सरदार पटेल को जाना जाता है। ओके, और परामर्शदाता आप यहाँ पर देख सकते हैं सरदार पटेल थे। परामर्शदाता जो समिति थी, इसी की 5 उप समितियां थी। तो आप लोगों की इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो 5 उप समितियां कौन कौन सी थी, आप लोग ध्यान रखना चाहते तो रख सकते हैं, अगर नहीं रखना चाहते तो भी कोई बात नहीं। ओके, प्रक्रिया नियम की अगर हम बात करें, प्रक्रिया नियम समिति थी, इसके अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। इसी तरह राज्यों के लिए एक समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष थे नेहरू जी थे। संचालन समिति थी, जो संचालन समिति के अध्यक्ष थे वो भी कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, चलिए हम लोग इधर देख लेते हैं, छोटी छोटी कुछ समितियां थी इनके बारे में। तो छोटी छोटी समितियां थी, इसमें वित्त एवं कर्मचारी तो राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, प्रत्यायक जो समिति थी, इसके जो कृष्णा स्वामी थे वो इनके अध्यक्ष थे। साथ में जो सदन समिति थी, इसमें पटाम्बी सीतारामैया थे, वो इनके थे। कार्य संचालन समिति थी, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम मुंशी थे। देखिए एड हॉक जिसमें लिखा होगा, तो एड हॉक का मतलब होता है एक तरह से एक समिति का अस्थायी, मतलब टेम्परेरी रूप से एक समिति का गठन किया जाता था। कि मतलब जैसे ये राष्ट्र ध्वज एडहॉक समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। तो एक राष्ट्र ध्वज पर एक समिति का गठन किया था, गठन करना था कि मतलब आपको इस पर एक रिपोर्ट देनी है। ओके, आप पर इस पर ही सिर्फ काम करना है, आपका एक काम खत्म हो जाएगा तो इस समिति को हटा दिया जाएगा। तो एडहॉक का मतलब होता है टेम्परेरी रूप से, यानी कि इनका कार्य जैसे ही समाप्त हो जाएगा तो इस समिति भी समाप्त हो जाएगी। तो इस उसी को एडहॉक समिति बोलते हैं। ओके, इसको हिंदी में तदर्थ समिति बोलते हैं, तदर्थ। ओके, तो आप लोग हिंदी ध्यान रखना चाहते हैं, हिंदी में तदर्थ दिए तो उसका मतलब एडहॉक ही होता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, तो इसी तरह आप देख सकते हैं संविधान सभा के कार्यों के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसके जीबी मावलंकर इसके अध्यक्ष थे। इसी तरह एससी मतलब जो शेड्यूल कास्ट था, इसके लिए भी आप लोग देखेंगे कि एक एडहॉक समिति का गठन किया गया था। तो एस वरदाचारी थे, वो इसके अध्यक्ष थे। ओके, और मुख्य आयुक्तों के जो प्रांत थे उनके लिए भी एक समिति का गठन किया गया था। तो पटाम्बी सीतारामैया आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो वित्तीय प्रावधान थे भैया उनके लिए भी एक समिति का गठन किया गया था। तो जो रंजन थे वो इसके अध्यक्ष थे। तो आप लोग यहाँ पर देखना चाहते तो देख सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भाषाई प्रांत आयोग था, तो एस के डार थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रारूप समिति की जांच के लिए नेहरू जी थे। यहाँ पर प्रेस दीर्घ समिति के लिए उषा नाथ सेन थी। नागरिकता एडहॉक थी, ये भी एडहॉक समिति थी।
ओके, तो एस बारदाचारी थे। तो आप लोग देखना चाहते तो देख सकते हैं, नहीं देखना चाहते तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इसको रटने की जगह आपको क्या करना है, कभी कभार इसको देख लेना है। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा ना तो इस तरह से मिलान के रूप में आएगा, तो किसी रूप में आएगा ना तो आप लोग एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा, तो इसलिए आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ कि आपको ये सारी समितियां पढ़नी है, लेकिन पूछे आपको याद रखनी। लेकिन अगर आप लोग लोअर और पीसीएस देते हैं ना तो आपको ये रटनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मिलान के लिए भी नहीं पूछते, डायरेक्ट पूछ लेते हैं ना, तो आप लोग लगा भी नहीं पाएंगे। ओके, तो आपको ऐसे देखते रहना तो आप लोग आराम से दे देंगे। ओके, अब हम लोग आते हैं प्रारूप समिति। ये काफी इंपॉर्टेंट समिति थी, क्योंकि इसी ने हमारे संविधान का एक तरह से फ्रेमवर्क बनाया। जो आज आपको संविधान देखने को मिलता है, जिस तरह से व्यवस्थित है, वो किसने किया था, तो प्रारूप समिति का काम था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया। इसमें 7 सदस्य थे। ओके, और इसके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी थे। आप देख सकते हैं इसके अन्य सदस्य, आप देख सकते हैं कि गोपाल स्वामी, कृष्णा स्वामी। अब देखिए स्वामी स्वामी आप लोग याद रख लेंगे, कुछ लोग होते हैं ना वो पीछे के वर्ड याद रख लेते हैं। अब हम लोग स्वामी स्वामी याद रख लेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें गोपाल स्वामी और कृष्णा स्वामी भी है। ओके, और इसी तरह हम देख सकते हैं AK मुंशी है और सैयद मोहम्मद है। अब यहाँ पर देखिए माधव राव है। यहाँ पर मैंने दो नाम क्यों लिखे हैं, देखिए ये थे ना, इनकी तबीयत बेकार हो गई थी, BL मित्र की तबीयत बेकार हो गई थी, तो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, तो त्याग पत्र दे दिया, तो इनकी जगह पर माधव राव आ गए थे। ओके, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसी तरह बीटी जो कृष्णा रामाचारी हैं, अब देखिए यहाँ पर कृष्णा स्वामी है, ये कौन है, कृष्णा स्वामी है। इन्होंने इनकी जगह नहीं ली थी, बल्कि ये TD कृष्णा रामाचार्य, इन्होंने इनकी जगह ली थी। तो मैंने इसीलिए बताया कि मतलब पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, यही मतलब ये वाला आपको ध्यान रखना है और इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि लोग इसी में कंफ्यूज जाते हैं। क्योंकि पूछा जाता है 1948 में जो खेतान की मृत्यु हो गई थी, DP खेतान की मृत्यु हो गई थी, तो इनकी जगह पर स्थान किसने लिया, तो आप लोग कृष्णा ध्यान रख लेंगे तो आप लोग गलत कर देंगे। ओके, तो इसीलिए आपको पूरा नाम ध्यान रखना है। जो कृष्णा स्वामी है, इन्होंने इनकी जगह नहीं ली थी, बल्कि किसने ली थी, TD कृष्णा रामाचारी ने इनकी जगह ली थी। क्या हुआ था 1948 में, इनकी तबीयत बेकार हो गई थी भैया, और जो DP खेतान थे इनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो एक पद था वो रिक्त हो गया, तो उसकी जगह पर एक नए व्यक्ति को लाया गया, तो TD कृष्ण रामचारी को यहाँ पर लाया गया। ओके, तो प्रारूप समिति आप लोग देख सकते हैं, सातों लोग थे यहाँ पर, और यही आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये पे, आप लोग देख लीजिए, जैसे संविधान सभा थी, इसकी मोहर थी, हर किसी की मतलब एक मोहर होती है। तो यहाँ पर जो मोहर थी वो क्या थी, यहाँ पर देख सकते हैं हाथी की मोहर थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये आपको देख रही है ना, तो इस तरह की ये मोहर थी, सेम यही मोहर थी। ओके, तो मैंने यहाँ पर लगा दी, तो आप लोग देख सकते हैं। तो संविधान सभा ने जो अपनी मोहर ली थी वो किसको ली थी, हाथी को ली थी। वरना आप लोग शेर या फिर अशोक चक्र समझ लेंगे, तो अशोक चक्र मैक्सिमम लोग अशोक चक्र ही समझते हैं, तो वो लोग गलत कर देते हैं। इसीलिए मैंने इसको पिक लगा करके दिखाया, जिससे आप लोग इसको कभी गलत ना करें। ओके, संवैधानिक सलाहकार के रूप में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं BN राव को यहाँ पर लिया गया था। सचिव कौन थे, संविधान सभा के जो सचिव थे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं अयंगर थे, और जो चीफ ड्राफ्ट थे यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एलन मुखर्जी थे। ओके, और जो कैलीग्राफी का मतलब होता है, मतलब इस तरह से वो किस तरह से लिखा गया, मतलब किस तरह से उसको डिजाइन किया गया, तो आप देख सकते हैं प्रेम बिहारी नारायण यहाँ पर थे। लेकिन सुंदरीकरण मतलब उसमें सुंदरीकरण का मतलब कि उसमें जो चित्रण किया गया था, बीच बीच में पेंटिंग बनाई हुई आपको देखने को मिलेंगी, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो वो किसने किया था, शांति निकेतन ने किया था। शांति निकेतन के कलाकार जिसको नंदलाल बोस के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये कौन है, नंदलाल बोस। इन्होंने आपने देखेंगे कि बहुत सारे चित्रकारी की थी, मतलब इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। कहीं पर ये देखिए इस तरह से चित्र है, कहीं पर बौद्ध के चित्र हैं, कहीं पर आपको बहुत सारे महाभारत की भी चित्र, रामायण के चित्र बहुत सारे लिए गए थे। तो वो किसने किया था, जो एक तरह से सुंदरीकरण मतलब सजावट का काम किसने किया था, शांति निकेतन के कलाकार थे उन्होंने किया था, मतलब नंदलाल बोस ने किया था। तो नंदलाल बोस का फोटो यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने इस तरह की चित्रकारी की थी। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे आप लोग प्रेमबल देखेंगे ना, तो प्रेमबल के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी फूल पत्तियां बनी हुई है, तो वो किन्होंने बनाई थी, वो इन्होंने ही बनाई थी। और हिंदी संस्कृत, क्योंकि हमारा जो संविधान था वो मूल रूप से किस में बनाया गया था, इंग्लिश में बनाया गया, हिंदी में नहीं बनाया गया, तो लोग गलत कर देते। तो आपको ध्यान रखना है, जो हमारा रियल संविधान, मूल संविधान था, वो किस में बनाया गया था, इंग्लिश में बनाया गया था, और वो टाइप नहीं किया गया बल्कि लिखा गया था। ओके, हाथ से लिखा गया था। तो किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण है, उन्होंने लिखा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हिंदी संस्करण किसने किया, हिंदी संस्करण मतलब उसका ट्रांसलेशन करके किसने किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बसंत
कृष्ण वैद्य हैं, इन्होंने इसका हिंदी रूपांतरण किया था। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए कैलीग्राफी किसने किया? प्रेम बिहारी नारायण, मतलब लिखा किसने? ओके, इंग्लिश में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रेम बिहारी नारायण ने, लेकिन उसमें सजावट का काम किसने किया? तो शांति निकेतन नंदलाल बोस हैं, इन्होंने किया था। ओके, और इसी तरह हिंदी संस्करण किसने किया? बसंत कृष्ण वैद्य हैं, इन्होंने किया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा संविधान वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। उसके कुछ प्रावधान यहाँ पर लागू हुए थे, जैसे कि नागरिकता, चुनाव, संसद। ओके, अब देखिए चुनाव हो गया तभी तो। ओके, संसद से कुछ रिलेटेड कुछ अस्थायी नियम भी थे जो उस समय के लिए इंपॉर्टेंट थे, तो अस्थायी कुछ नियम थे वो भी लागू हो गए थे। साथ में जो परिवर्तित नियम थे उनको भी कुछ लागू कर दिया गया, और इनसे संबंधित कुछ आर्टिकल थे वो भी आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हैं, आर्टिकल 5, 6, 7। ओके, तो आप लोग आर्टिकल देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसको मैं बाद में भी जब आपको नागरिकता पढ़ा रहा हूँ तब भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करा दूंगा कि इनकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी थी, इन्हीं आर्टिकल को क्यों स्टार्टिंग में लागू किया गया था। इसी तरह मैं आपको पार्लियामेंट पढ़ा रहूंगा ना, तब मैं आपको बता दूंगा। देखिए पार्लियामेंट के ये आर्टिकल हैं जिनको 1949 में ही लागू कर दिया गया था, और क्यों लागू किया गया, उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, वो भी आपको समझ में आ जाएगी। इसी तरह आप यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है, इनको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जैसे यूएसए है, यूएसए देखिए इधर मैंने आर्टिकल लिखा है और इधर टाइम लिखा है कि एक संविधान को बनने में कितना टाइम लगा। तो यूएसए का संविधान है, उसमें 7 आर्टिकल है, सिर्फ 7 आर्टिकल है। हमारे यहाँ कितने आर्टिकल है? ओके, हमारे यहाँ कितने आर्टिकल है? 395 आर्टिकल मूल में थे। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यूएसए के जो संविधान था उसमें सिर्फ 7 यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे आर्टिकल, और इसको बनने में सिर्फ 4 महीने का समय लगा था। हमारा संविधान उसको बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसी तरह आप देख सकते हैं कनाडा का जो संविधान है उसमें 100, यहाँ पर आप देख सकते हैं 147 आर्टिकल है, और इसको बनने में 2 साल 6 महीने का समय लगा। ओके, तो इसी तरह हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का 128 आर्टिकल है इसमें, और लगभग में 9 साल का समय लगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो संविधान सभा थी, यहाँ के लोगों ने कितना अच्छा काम किया होगा। ओके, कि मतलब इतने कम समय में इतना बड़ा संविधान और इतना व्यवस्थित संविधान दिया, जो आज भी देखिए उसकी उतनी ही प्रासंगिकता है। ओके, तो इतने कम समय में इतना अच्छा संविधान, इतने ज्यादा देशों के संविधान को खंगाल करके बनाया गया, तो उन्होंने कितना मेहनत किया होगा। आप लोग भी देखिए मेहनत करिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह दक्षिण अमेरिका, जो दक्षिणी अफ्रीका है, उसके संविधान में आप देख सकते हैं 153 आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे, और इसके इस संविधान को बनने में 1 साल का समय लगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि कितने कम समय में हमने इतना बड़ा संविधान का निर्माण कर दिया। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए ये टाइमलाइन मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर ही मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो देश है वो 15 अगस्त को ही क्यों आजाद हुआ। देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले इस संविधान सभा की मांग थी वो एम एन रॉय ने की थी, लेकिन आधिकारिक रूप से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको ऑफिशियली जो डिमांड की थी संविधान सभा की, वो कांग्रेस ने की थी 1935 में। 1940 में अगस्त प्रस्ताव के रूप में इसको मान लिया गया था, और इसी के लिए एक प्रारूप मतलब फ्रेमवर्क बना करके आपको भेजा गया, जिसे प्रारूप प्रस्ताव के नाम से आप लोग जानते होंगे, और इसको क्रिप्स प्रस्ताव भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसको क्रिप्स प्रस्ताव क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्रिप्स से ही इसको लेकर के आया, इसीलिए इसको क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। इसमें बताया गया था किस तरह से संविधान सभा का गठन करना है। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग था, उन्होंने यहाँ पर आंदोलन कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा हमें भारत से जब अंग्रेज जाए तो यहाँ पर एक संविधान सभा का गठन ना करें, बल्कि 2 संविधान सभा को गठन करें, जिससे 2 संविधान का निर्माण होगा। जब अंग्रेज जाएंगे तो 2 भागों में वो डिवाइड करेंगे, और अलग अलग जो भी स्वतंत्र, जो जैसे पाकिस्तान के तो पाकिस्तान का संविधान उस पर लागू होगा, हिंदुओं का है तो सॉरी इंडिया का है तो उसमें जो इंडिया का है वो लागू होगा। ओके, तो इस तरह से कहा गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब इस तरह से फिर बहुत समस्या आ गई थी। फिर बीच में एक कैबिनेट मिशन भेजा गया। ओके, कैबिनेट मिशन क्यों भेजा गया? जो मुस्लिम लीग थी ना, इन्होंने मांग की थी 2 संविधान सभाओं की, तो उसी का रिव्यू करना था। ओके, तो रिव्यू करने के लिए एक कैबिनेट मिशन आया गया था, लेकिन कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की जो मांग थी उसको खारिज कर दिया था। लेकिन इन्हें उचित, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी ना, उनको उचित प्रतिनिधित्व यहाँ पर दे दिया था, अच्छी खासी सीटें दे दी थी, तो यहाँ पर उन्होंने विरोध करना बंद कर दिया था। ओके, तो इसी तरह आप देखेंगे कि हमारी जो संविधान सभा थी उसका गठन हो गया, तो फर्स्ट यहाँ पर आ गई थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि दिसंबर 1946 में आप जो प्रथम बैठक है इसकी हमारी हो गई थी। अब ये संविधान जो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए अब ये समय आ गया यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा था, इसलिए मैं आपको टाइमलाइन जल्दी से एकदम खिसका दी थी, क्योंकि कल मैं आपको इसको बहुत अच्छे समझा चुका हूँ पार्ट नंबर 11 में, इसीलिए मैंने आपको ये जल्दी जल्दी समझा दिया। अब देखिए यहाँ पर माउंट बेटेन के
माउंटबेटन को एक कार्य सौंपा गया कि आप जाइए भारत को, मतलब भारत पाकिस्तान का विभाजन करिए और उसको आजाद करिए। ओके, तो यहाँ पर काम किसका था? माउंटबेटन को डिसाइड करना था कि किस डेट को अंग्रेज जाएंगे भारत छोड़ के। तो इन्होंने एक मतलब एक डेट तो इनको डिसाइड करनी थी, तो इन्होंने 15 अगस्त की डेट को क्यों डिसाइड किया, बात ये आती है। तो इन्होंने इसलिए इस डेट को डिसाइड किया क्योंकि ये डेट थी, ये अंग्रेजों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट थी। इसी दिन मतलब 15 अगस्त को एक साल पहले, देखिए एक साल की सालगिरह हो गई थी एक तरह से। आप देखेंगे 15 अगस्त को एक साल पहले जो जापान था ना, जापान ने सरेंडर किया था। ओके, जापान ने सरेंडर कर दिया था, मतलब उसने हार स्वीकार कर ली थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप जानते हैं कि उस समय जो यूएसए था उसने हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। फिर उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था। तो सरेंडर कब किया था? 15 अगस्त को सरेंडर किया था। उसके एक साल के बाद तो ये जो यहाँ पर अंग्रेज थे इनके लिए बहुत अच्छा ये दिन था, मतलब बहुत शुभ दिन माना जाता था। ओके, एक इनके बहुत बड़ी एक तरह से अचीवमेंट था इनके लिए। तो अचीवमेंट की वजह से इन्होंने इस डेट को चुना था। तो आप लोग यहाँ पर आराम से बता सकते हैं कि इन्होंने 15 अगस्त को ही क्यों चुना, क्योंकि इसके एक साल पहले इसी दिन को जापान ने सरेंडर किया था। ओके, इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो 26 जनवरी वाला क्या फंडा है, जैसे आप देखेंगे ना, जो हमारा संविधान है, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। उसके बाद आप देखेंगे हमारा संविधान है वो पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन इस दिन पूरा लागू नहीं हुआ। पूरा कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1949 को। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूँ। ओके, 26 जनवरी 1949, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। देखिए इस दिन को मनाने का एक बड़ा रीजन ये भी था, आप देखेंगे जब जब लाहौर में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जहां पर नेहरू जी ने घोषणा की थी कि 26 जनवरी को हम हर साल 1930 से हर साल हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया करेंगे। तो 1930 से लेकर के जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो गया 1947 तक, तब सभी भारतीय इसी दिन को 26 जनवरी को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। एक तरह से वो कहते थे कि हम स्वतंत्र हो गए, तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। तो ये डेट थी, ये भारतीयों के लिए भी इंपॉर्टेंट थी। ओके, तो इसीलिए हम लोगों ने इस डेट को भी नहीं छोड़ा, इसलिए इस डेट को भी ले लिया। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और आप लोगों के लिए मैंने आपको बताया था मैपिंग में आपको खोज के रखना है। 11 गवर्नर के जो प्रांत हैं, मतलब वो कौन कौन से स्टेट हैं, वो स्टेट आपको खोज के रखने हैं। साथ में आपको जो 4 मुख्य आयुक्तों के जो प्रांत है वो प्रांत भी आपको खोज के रखने हैं। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको मैपिंग कराऊंगा तो मैं आपको एकदम घोल के खिला दूंगा। ओके, तो आप लोग टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ओके, चलिए पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग रिवीजन करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ही रात हो गई, आप लोग देख सकते हैं मैं आप लोगों के लिए एकदम रात में लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। अभी सुबह के 5 बजने वाले हैं, 4:48 हो गए। ओके, तो अभी मैं सोया नहीं था, 3 बजे मैं उठा था, तो आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड किया था, तो इसीलिए आवाज़ भी थोड़ी भारी है। ओके, चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ, वरना मैं आपका रिवीजन करा देता। तो आप लोग खुद से भी रिवीजन कर सकते हैं, दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए, या फिर आप लोगों ने जो नोट किया है उससे रिवाइज कर लीजिए। ओके, तो अभी मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मुझे पेस्ट वेस्ट करना है। ओके, चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके।